एनी सिंगल मिनट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में दो बेसिक पावर्स हैं, एक सीएसएस से रिलेटेड और एक पीएमएस से रिलेटेड। मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमें सबसे पहले सीएसएस करना चाहिए, पीएमएस करना चाहिए। द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग जो अभी तक है ना, वो सिर्फ पीएमएस है कि आप इजीली अपने पंजाब लेवल पे एक ऐसा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करके गजेटेड सीट पे आ सकते हैं। सीएसएस इससे थोड़ी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। तो पीएमएस स्टैंड्स फॉर पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारी पूरी स्टोरी बेसिकली इसके अराउंड ही घूमेगी। उर्दू का सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी भी है, इसेंशियल भी है। एक ऐसा पेपर है हमारे सब्जेक्ट्स में जो कि हम ना चाहते हुए भी इसे ऑप्ट करेंगे। हम इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और जब हम लोग हिंदुस्तान में रहा करते थे, आज से कुछ 50-70 साल पहले की बात है, मतलब जब पार्टीशन हुई उससे पहले ये एक रीजनल लैंग्वेज थी, इसकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं थी। लेकिन जब हमें पाकिस्तान में इस तरह आज़ादी हासिल हुई तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज बन गई। और चूंकि हमारा एक एक्सेंट है, अगर हम पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे। मैं बहुत थोड़ी सी रियलिस्टिक आपके साथ बातें करूंगी। हमें पाकिस्तान में रह के उर्दू बोलते वक्त थोड़ी सी शर्म भी आती है। हमें लगता है कि जितनी देर तक हम प्रॉपर इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो हमें कोई भी इस काबिल नहीं समझेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा जोक भी है। नॉन मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन बिलावल भुट्टो को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसका एक्सेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप खुद समझ लें कि उसकी उसके अबाउट जितने भी मीम्स बनते हैं, हम ना चाहते हुए भी हंस पड़ते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो अब ये समझे, हमारी अपनी लैंग्वेज इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इतनी अच्छी है। अच्छा जी, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कंपलसरी में, जिसमें से एक सब्जेक्ट उर्दू है। 100 मार्क्स होते हैं इसमें। और आप लोग अभी क्या करेंगे, फिलहाल मेरी बातें अभी स्टार्ट हो गई हैं। प्लीज होल्ड वन पेन एंड पेपर। आप उसके ऊपर कुछ चीजें नोट डाउन करते जाएं। ये एक पहला पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको ये सारी बातें बताऊंगी। मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया है, मैंने सीएसएस क्वालिफाई किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में नहीं एलोकेट हो सकी, मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो एलोकेशन नहीं हुई। सो रिटर्न को क्वालिफाई करना, चीजों को गैदर करना, इन चीजों को पकड़ना। मेरी उर्दू में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई गॉट 67 मार्क्स इन पीएमएस। किस तरह से आपके 67 मार्क्स आते हैं, इट्स मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसको मतलब बता रही हूँ, 40 मार्क्स मिल जाएं आप पास हो जाते हैं। ठीक है, 67 मतलब मेरे 27 मार्क्स उसमें ज्यादा थे। उसमें कोई 10 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, 10 अचीवमेंट्स अपनी वन बाय वन के उर्दू को किस तरह से आप अच्छे मार्क्स में कंसिडरेशन आपकी हो सकती है। सबसे पहले तो आपने पूरे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। आपके बात करने का स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल, आपका एक्सेंट, आपके वर्ड्स, आपकी आपका चूजी होना अबाउट द रेलिवेंट सब्जेक्ट, ये बहुत मैटर करता है। आप उर्दू लैंग्वेज यूज करते हुए कंप्यूटर की लैंग्वेज को ले आते हो, इंग्लिश के वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हो, ब्लेंडर कर देते हो सारी चीजों को एक टाइम में। दैट इज टोटली रॉन्ग। लेट सपोज आप उर्दू का पेपर तैयार कर रहे हो, आप के अंदर पेनिट्रेशन होनी चाहिए आपकी राइटिंग में। आपके जितने भी फ्लॉज हैं लिखते वक्त, वो उर्दू के रेलिवेंट होने चाहिए। आप कुछ भी लिख रहे हो, आपका एक्सेंट, आपकी बातें, आपका स्टाइल, वो सब कुछ उसी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। लेट सपोज मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक बहुत अननोन सा पर्सन हूँ और मेरे सामने एक पेपर रख दिया गया एक बच्चे का, मुझे बताया भी नहीं गया कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं पेपर की लैंग्वेज देखते हुए, उसका एक्सेंट, जो भी उसने उसका तर्ज यूज किया होगा, मुझे पता लग जाएगा ये किस चीज का पेपर है। सबसे पहले आपने इस चीज पर फोकस करना है। इस चीज को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज आप लोगों ने नहीं लेना कि उर्दू है तो हमें आती है। ठीक है, इसके कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। उन पिन पॉइंट्स पर ही आपने अमल दरामद करते हुए अपने पूरे पेपर को पासिंग मार्क्स से हट कर ज्यादा से ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे तो ही आपकी एलोकेशन हो सकेगी। ये एक बहुत बिटर रियलिटी है। आपके मार्क्स कम होने की वजह से भी आपके इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद भी एलोकेशन नहीं होती। तो इसमें 5-10 नंबर से फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है। हम समझते हैं कि सिर्फ
इंग्लिश के पेपर में ही हमारा ऐसे जो है ना उसकी कंसीडरेशन 100% होती है, नॉट एट ऑल। आप पीएमएस में भी जब अपना पेपर लिखते हो उसमें उन्होंने डिवीजन की होती है पेपर के कुछ क्वेश्चंस की, डिवीजन सब डिवीजन कुछ ऐसी उन्होंने की होती हैं। ऐसे को सबसे पहले वो चेक करते हैं। जिस स्टूडेंट का ऐसे क्लियर नहीं है, जिसको प्रॉपर तरीके से सेंट्रल पॉइंट नहीं उनके सामने रखना आ रहा, मेरे मेरे पास अभी पेपर है, हम लोग उस पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टाइम चूंकि आपको पता है थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एज मैक्सिमम आप लोगों तक चीजें डिलीवर करूं, आपको पता चले। आज आप लोगों का टाइम जो है वो ये बेशक थोड़ा सा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्थफुल होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, पहला पॉइंट ये कि जो पेपर चेकर है हमारा, उसने ना डिवीजन की होती है पेपर के मार्क्स की। उसने पेपर के मार्क्स को जिस तरीके से डिवाइड करना है ना, उस तरीके से अगर बच्चे ने वो चीज नहीं लिखी तो आपके मार्क्स उसके मुताबिक नहीं आएंगे, वो बस पूरे सारे नंबर देगा। ठीक है, 50% जो है ना वो सक्सेस होती है आपकी ऐसे राइटिंग पे, हम इस चीज को नहीं लेके चलते। लेकिन खैर बाकी चीजें भी इसमें होती हैं, लाइक जैसे सब क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें आपके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं। अब पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं उसके बाद उर्दू का इंट्रोडक्शन करके फिर इसका मतलब जो है ना आपको प्रॉपर इसका सेंट्रल आइडिया बताती हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी इजी टू अटेम्प्ट। ये ऐसा पेपर है जिसको सिर्फ अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बेस पे आप लेके चल सकते हो। आपने ऐसे लिखना है, 30 मार्क्स का ऐसे है। आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए, जनरल सा आपके सामने टॉपिक उन्होंने रखा होगा, आपको समझ नहीं आएगी लाइक इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको एंड कैसे करना है। नॉलेज आपके पास बहुत होगा, लेकिन आपके पास सिर्फ ये पैटर्न नहीं होना चाहिए हाउ टू राइट। बड़े स्टूडेंट्स हैं, बॉडी ऐसे की तैयार कर लेते हैं, इस तरह से हमने इसके हम नुकात लिखे, लाइक क्यों ना वो स्टार्ट में होता है कि हमने पिन पॉइंट्स इसके लिख दिए, हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। ये चीजें तो है ना हाउ टू राइट, लेकिन स्टूडेंट के पास उस टाइम पर ये प्रॉब्लम होती है जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, व्हाट टू राइट, वहां पर क्या लिखें जिससे पेपर चेकर जो है ना वो इम्प्रेस हो जाए। आपके पास कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मटेरियल इतना वर्थफुल होना चाहिए कि उसे लगे कि इस बच्चे ने प्रिपरेशन की है, इस बच्चे का तर्ज जो है, इस बच्चे का एक्सेंट जो है, इसकी राइटिंग स्टाइल में हमें वो सारी चीजें नजर आ रही हैं कि सच में इसने प्रिपरेशन की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो प्रेसी है। इसमें प्रेसी पर इतना ज्यादा मतलब जोर नहीं दिया जाता, जस्ट वो आपका एक वो चेक कर रहे होते हैं मेंटल लेवल के आपके सामने अगर बहुत बड़ी बात आ जाती है आप उसको छोटा करके लिख सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जितने हमारे सेक्रेटेरिएट जितने सारे ऑफिस है ना, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने कभी भी लंबी लंबी फाइल्स नहीं रखी जाती, इनके सामने सिर्फ सेंट्रल पॉइंट्स रखे जाते हैं, जिसमें आप मतलब बहुत थोड़ी सी बात उनके सामने रखते हो। आप लोगों को ट्रेन किया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आपने बड़ी बड़ी लंबे लंबे पैसेजेस को शॉर्ट करके लिखना है। तो प्रेसी का करने का बेसिक मतलब ही ये है। तो उर्दू की प्रेसी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, बट लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा चीजें जो भी हैं आपने इसमें से वो कट करनी है, उसका एक बेसिक टॉपिक उनके सामने रखना है। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, उसके 15 मार्क्स हैं। फिर सेंटेंस की करेक्शन है। अब सेंटेंस की करेक्शन के हिसाब से मैं आप लोगों को मैम, एक एग्जांपल दूंगी। एक्सक्यूज मी जी मैम, क्या आप जी, व्हाइट बोर्ड या कुछ यूज करके इनको बता सकती हैं ताकि ये कुछ जो बच्चे थोड़ा सा जिनका वॉइस का इश्यूज होता है वो भी देख सकें? पेपर मैं इनके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने कहा जब क्लासेस होंगी तो व्हाइट बोर्ड पे हर चीज के साथ विद एग्जांपल इसको अगर इफ मैं करूँ इफ इट इज पॉसिबल कि आप कुछ यूज कर लें व्हाइट बोर्ड या कुछ यूजिंग जूम। बच्चों से पूछ लें अगर उन्हें ऐसे कोई इशू नहीं है। मैंने कहा क्लासेस में कोई व्हाइट बोर्ड के साथ अगर मैं करवा दूं, अभी तो मैंने इनको पेपर करवाना है दूसरा, तो वो स्क्रीन पे यस पेपर मिस, आते लिख लिख के थोड़ा सा बता दे मेरे को। हैं। अच्छा चलें, ठीक है। मैम ये जूम का आप व्हाइट बोर्ड यूज कर लें यहीं से, तो थोड़ा ठीक सा है, इनको पता भी चलता रहेगा। मैंने जूम के व्हाइट बोर्ड पे, अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी सेंटेंस की, मैं साथ साथ से व्हाइट बोर्ड जो है ना वो अभी खुल रहा है, जैसे ही वो आ जाते हैं सामने तो मैं राइट करती हूँ। जी जी मैम, नो इशू एक्चुअली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके पास इंटरनेट का इशू चला तो वो सामने देख लेते हैं। जी, सही कह रहे हैं आप।
अच्छा, कुछ यहाँ पर हमारे सेंटेंस की करेक्शन की मैं बात कर रही थी, इसको मैं रिलेट करूंगी अपने कुछ प्रीवियस हमारे पोइट्स थे, आज से कुछ 70-80 साल पहले बुलबुल के नाम पे लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आती थी कि बुलबुल मेल है या बुलबुल फीमेल है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर ये बात खत्म करके मैं उसके बाद व्हाइट बोर्ड की तरफ जाती हूँ। जी जी मैम, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, आप कंटिन्यू रखें काइंडली। जी। अच्छा जी, बुलबुल के नाम पे ना लड़ाई हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है। कैसे उनकी लड़ाई हुई? अगर ये इनको मेल समझते थे तो कहते थे जी बुलबुल इस गुलिस्तान के हम भी हैं, जो मेल थे। एक शेर का ये सेकंड मिसरा है जो मैं बता रही हूँ। कुछ लोग कहते थे जी बुलबुल था कोई उदास बैठा। एक ये शेर का सेकंड मिसरा है। अच्छा जी, उन्होंने कहा बुलबुल तो लड़का हुआ, बुलबुल तो लड़की नहीं है। पोइट्री में मोस्टली लोग बुलबुल को ही यूज करते हैं अपने महबूब के लिए, या फिर कोई ऐसी कामयाबी की निशानी के लिए। बुलबुल की आवाज बड़ी प्यारी होती है ना। बुलबुल को बेसिकली हम इसलिए समझते हैं, जैसे शाहीन नहीं होते हमारे मुल्क के, जिनकी वजह से जैसे बाग चल रहा है, बाग जो है वो अधूरा है बुलबुल के बगैर। अच्छा जी, एक शायर ने और लिख दिया जी, शाखे गुल से गिर पड़ी, तड़प तड़प कर मर गई। अब उसने इसको फीमेल बना दिया। तो फिर लखनवी जबान में, लखनऊ का जो एक्सेंट है, उन्होंने बोला है जी बुलबुल आया या बुलबुल आई, हम तो ये कहेंगे बुलबुल आवे है। तो इस तरह करके उन्होंने ना पुराने जमाने में, जब ये मिक्सचर नहीं था उर्दू की लैंग्वेज का, तो समझ नहीं आती थी का के की या ये जेंडर कौन सा है, उसको उन्होंने फिर बाद में एडजस्ट किया इस हिसाब से कि इसकी करेक्शन होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इस मामले में बिगड़ी हुई है, जो चीजें गलत हैं वो हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, तो उसकी करेक्शन हमने प्रॉपर इसमें सीखनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है। सर बोर्ड मेरे सामने तो खुल नहीं रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ बोर्ड को यूज करने की। आपका मैम वैसे शेयर हो चुका है हमारे साथ तो बोर्ड। जी जी, मैं जूम ही यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप सही की साइड से प्रॉब्लम आ रही है या कुछ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो वो कुछ भी नहीं यहाँ पे मतलब लिखा भी नहीं जा रहा। बैग जाते हैं तो खत्म हो जाता है। मैंने स्क्रीन सिर्फ पेपर की शेयर करनी थी इनके साथ। नहीं खुल रहा। अच्छा मैम, आप ऐसे ही कंटिन्यू रखें, नो इशू। जी ठीक है। या आप पेपर वाली स्क्रीन शेयर करें, उस पर भी आप लाइक लिख सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, नो इशू, जैसे आप बेहतर समझें। एक मिनट, एक मिनट सर, मैं स्क्रीन जो पेपर्स वाली है ना वो शेयर कर रही हूँ उनके साथ। जी जी नो इशू, आप उस पर भी राइट डाउन कर सकती हैं, मिटा सकती हैं। भाई भी हो गया कसम से, नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इनके साथ मैंने करना है। स्टूडेंट सिर्फ एक मिनट दे दें, ये ना खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों लॉक लग गया इसको।
मैम अभी आप नीचे शेयर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सामने ऑप्शन। जी जी चेकआउट कर रहे हैं किस तरह से आप लोग इसमें से। अब ऑब्वियसली 30 में से आपके पास कोई 24, 25, 26 का मार्जिन होना चाहिए, कोई 3, 4, 5 नंबर आपके सिर्फ कम हो। बेसिक टॉपिक्स उन्होंने आपके सामने रखे हुए हैं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमी का क्या कैरेक्टर है, यानी कि क्या रोल है इसका। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम, आपने इतना पढ़ा होता है पीएमएस में ये सारी चीजों को, आपको लगेगा आपका नॉलेज इसके लिए भी बिल्कुल सफिशिएंट है। फिर कोरोना वायरस है, ये मैं 2020 का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। 2020 में कोरोना आया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीएमएस का पेपर हो और उसमें कोई करंट सिचुएशन चल रही हो और वो आपसे क्वेश्चन ना पूछे। ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का ये जो भी इनका सेटअप है, ये लोग हमेशा करंट सिचुएशन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और जो 90% आपका बाकी सारा मटेरियल या कंटेंट होता है पेपर पूछने का, वो सारे का सारा प्रीवियस होता है। मैं इंशाल्लाह अगर हम लोग साथ चले तो मैं आप लोगों को 100 में से 90% गेस लगा दूंगी। मेरे पेज पर एज इट इज स्टूडेंट्स को पता लगता था कि किस तरह से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लेना है। ये पीएमएस के पेपर्स का स्ट्रक्चर बहुत ही ना इस तरह का है कि आपको पता लग जाता है इन्होंने क्या क्वेश्चन आपसे पूछना। अब देखें, स्टेबिलिटी का पूछ लिया, कोरोना वायरस का पूछ लिया, सोशल मीडिया का फरोग और फर्द की तन्हाई, आइसोलेशन है। जिस सोशल मीडिया होने के बावजूद लोग जो हैं वो आइसोलेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, फेड अप हुए हुए हैं। जाहिर सी बात है वो आइसोलेट है ना। अब आपके पास इसके ऊपर भी अच्छा खासा मटेरियल होगा। उसके बाद है वबाई अमराज की सूरत में रियासत और आवाम की जिम्मेदारियां। हमेशा ताली दो हाथों से बजती है। पूरी जो है ना स्टेट में अवाम की कुछ जिम्मेदारियां हैं इन चीजों को संभालने के लिए। जितनी देर तक हमारा मुल्क नहीं उसको कंटिन्यू करेगा तो अवाम खुद ब खुद कूड़ा अपना नहीं उठा सकती। प्रॉपर सेटअप्स बनाए हुए अमेरिकन कंट्रीज और ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज उधर वाली साइड के। अब इन सब चीजों के लिए आपके पास कंटेंट है। हाउ टू राइट आपने सीखा हुआ है कि ऐसे किस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको उस टाइम की जो सिचुएशन है ना आपको समझ नहीं आ रहा आपने लिखना क्या है। आपके पास स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, उर्दू की लैंग्वेज पर अच्छा खासा अबूर हासिल होना चाहिए आपको कि आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पेपर चेकर आपके पेपर को उर्दू का पेपर समझ के आपकी बातों में गुम हो जाए। वो उस टाइम पर बिल्कुल ब्लैंक होता है। एक पेपर चेक किया, दूसरा पेपर चेक किया, तीसरा पेपर चेक किया, अगर उसे सेम मटेरियल सेम कंटेंट रट्टाबाजी वहां पर नजर आएगी ना तो वो आपके मार्क्स उसमें से उड़ा देगा। आपके पेपर में कुछ ना कुछ नोवेलिटी होनी चाहिए। नोवेलिटी इन सेंस कोई ना कोई यूनिकनेस होनी चाहिए। सिंपल टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ प्रेसी की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये 15 नंबर का आपका पेपर है। इसमें आपने एक उन्वान देना होता है आराम सुकून से। आपको इस पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा प्रेशर सीएसएस की सेकंड जो हमारा इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर प्रेसी है। ये वो अगर किसी स्टूडेंट ने उसकी प्रैक्टिस की होगी या इसके इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस की होगी उसको इसमें से निकालना कोई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसकी मैं बात आपको बुलबुल की बता रही थी कि बुलबुल की किताब में बुलबुल को किताब में हम कभी तो मेल के तौर पर पढ़ते हैं, कभी फीमेल के तौर पर पढ़ते हैं। तो लखनवी जुबान जो थी ना उन्होंने इसको फाइनल कर दिया था, जो भी है ये तो आवे है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में बिल्कुल ठीक है। वो औरत बड़ी लड़ाकू है, हम तो कह देते हैं ये बड़ी लड़ाकू है मेरी सहेली, ये इस तरह की। हालांकि लड़ाकू नहीं लड़ाका होता है, ये वो औरत बड़ी लड़ाका है। इस तरह करके जब आप चलते हैं ना आपको ऐसा ऐसा पता लगता है कि हम अपनी लाइफ में इन चीजों को गलत लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, किसी ने कमेंट किया, मैं साथ से चैट बॉक्स पे भी जाऊंगी ताकि मैं आप लोगों से पूछूं। सीएसएस एग्जाम इंग्लिश में होगा या उर्दू में? सीएसएस के तमाम पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। 1 या 2 सब्जेक्ट्स का आपको मार्जिन दिया जाता है जिसमें इस्लामियात है और ऑप्शनल में आपके जो है पंजाबी। इसके अलावा सारे ही आप इंग्लिश में ही देते हो। अच्छा जी, इन्होंने जवाब दे दिया है, ठीक है। स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो मेन चीज है उस पर हम पहुंचते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। हम बचपन में ये करते थे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी नॉट ओनली इन योर रिटन पेपर
जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे उस टाइम पर आपसे इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस करेंगे। तो आपने इसकी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। और आप यकीन करें कि जितने आपके इसमें से मार्क्स आ सकते हैं ना, और किसी क्वेश्चन में नहीं आते। इसकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। आप देखें जी 15 मार्क्स हैं तो आप 15 में से 15 ही ले सकते हैं अगर आपका मफहूम बिल्कुल वाज़े तौर पर उनके सामने जा रहा है। आंखों में ठीकरी रखना, गर्दन नापना, जमीन का गज होना, दुकान बढ़ाना, नाक का बाल होना, खून सफेद होना, बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना। अभी ये चीजें किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट कर रही हैं। अभी आप सब में से अगर मैं कोई इसमें से एक आसान सा उठाऊं तो वो जीम पे आ जाए जी, खून सफेद होना। आजकल के रिश्तेदार हमारी बात नहीं सुन रहे, उन्होंने हमसे आंखें फेर ली हैं, उनका बिल्कुल खून सफेद हो गया है। नॉर्मली खून क्या होता है? खून तो रेड होता है ना। खून सफेद हो गया है, उन्होंने खून बदल लिया है, आंखें बदल ली हैं, बातें बदल ली हैं, हमसे अपनी रिश्तेदारी बदलने के सारे जाविये बदल ली हैं। तो ये चीज उस सेंस में हम उनके सामने रखेंगे। आपने सिर्फ सेंस क्लियर करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रिमेनिंग बाकी रह गई हैं वो अशार की तशरीह है। आपने मेरी सारी बातें बहुत गौर से सुननी है स्टूडेंट्स। हमारे उर्दू की लैंग्वेज में अगर पोइट्री नहीं होगी तो हमारी उर्दू की लैंग्वेज जो है ना, वो बिल्कुल समझ लें कि माइनर ग्रेड्स पे खड़ी हुई है। उर्दू हमारी लश्करी जुबान है, अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस, जिसमें पर्शियन जो है वो कोई 50-40% की रेंज में है। उर्दू है, डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक जुबान बनाई गई थी और वो है उर्दू। ठीक है। इंडिया में ये एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पे समझी जाती थी, लाइक बिहार वाली साइड पे, दिल्ली वाली साइड पे, उत्तर प्रदेश वाली साइड पर लोग इसको रीजनल लैंग्वेज के तौर पर समझते हैं। अब हमारे कुछ ऐसे फेमस पोइट्स हैं तब से लेकर अब तक हमारी इसी लाइन में चलते आ रहे, जो वहां पर भी फेमस थे और पाकिस्तान में भी उतने ही फेमस हैं। एक है मिर्जा गालिब साहब। उनका असल नाम जो है वो मिर्जा बेग असदुल्ला खान था, और वो इंडिया में बहुत अच्छा अपना नाम बना चुके थे और फारसी के भी पोइट रह चुके हैं। सेकंड पे मैंने बात की है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की। लोग स्पेशली जाते हैं अदर कंट्रीज में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोर्स करने के लिए, जो हमारे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? इकबालियात के नाम से। जब ये चीज मेरे इल्म में आई कि अल्लामा इकबाल की पूरी हिस्ट्री को समझना, वो कौन थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, कैसे था, उनके कोर्स का नाम है इकबालियात। अब ये दो मेन ऐसे पोइट्स हैं जो पीएमएस के उर्दू के पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी अशार आएंगे, एक शेर उसमें से लाजमी होगा ये असदुल्ला का, और दूसरा शेर होगा इसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का। वैसे तो और भी काफी पोइट्स हैं, जैसे अहमद फराज हैं, फैज अहमद फैज हैं, मुनीर नियाजी है, परवीन शाकर है, अमजद इस्लाम अमजद है, नासिर काजमी एंड लॉट ऑफ और भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ कि हमारे ऐसे फेमस पोइट्स, हमारे ऐसे प्रोटेगोनिस्ट पोइट्री की जुबान में जिन्होंने क्लासिकल और पर्शियन पोइट्री, इसके अलावा हमारा जितना भी जो है क्रिटिसिज्म, इन सब को प्रमोट किया। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि शेर सुनते ही आपके माइंड में ये चीज क्लिक करे कि ये किस पोइट ने लिखा है। अल्लामा इकबाल आपने लाजमी पढ़ना है, ये भी दूसरा वाला भी आपने लाजमी पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी रोशनी इन पर डालती हूँ। मैं एक शेर आपके सामने खुद बोलती हूँ, आप लोगों ने मुझे ना ये बताना है कि वो शेर किसका है। आपको उस लैंग्वेज के अंदर आने वाली हर चीज जो भी मैं बोलूंगी आपको फौरन पता लग जाएगा ये किसकी लाइंस है और किसने ये चीज लिखी हुई है। अच्छा जी, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? मैं शेर बोलने लगी हूँ, आपने वो शेर बोल के खुद ब खुद समझ आना है कि ये किसकी, इन दोनों में से किसका शेर है। आपने अभी तक तो खैर अल्लामा इकबाल को पढ़ा ही होगा, 9th 10th से लेकर अभी तक माशाल्लाह से वो बड़े एक सूफी पोइट हैं हमारे। तो असदुल्ला खान जो हैं वो बेसिकली क्लासिकल हमारे पोइट हैं। वो लोगों की गलतियों को और इन चीजों को बताते हैं। 2 शेर रखूंगी, एक उनका एक उनका, आप लोगों ने बताना ये किसका शेर है। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहुल को कभी कह ना सका कंद। मैं ज़हरे हलाहुल को कभी कह ना सका कंद। ये मैंने एक शेर पढ़ा है आप लोगों के सामने। अब इसकी लैंग्वेज, इसके अंदर जो वो बातें बता रहे हैं, ये किसका है? अच्छा जी, अभी आंसर आया है गालिब का। गालिब का, गुड। एनीवन नेक्स्ट? 4 लोग हैं जिन्होंने बताया। आई एम अगेन रिपीटिंग माई शेर। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश।
मैं जहरे हलाहुल को कभी कह ना सका कंद। अच्छा, मैंने तो आपको ये कौन आया? वेरी गुड। ये इकबाल का शेर है। आप लोगों ने मेरी बात को ही सुन के कर दिया। इकबाल के शेर में आपको सूफीज्म मिलेगा, उसके शेरों में आपको नाराजगी मिलेगी, खुदा की खुदाई नजर आएगी। वो हमेशा टच इस तरह का देता है। उसने यहाँ पे बताया कि मुझसे अपने भी सारे खफा हैं, बेगाने भी बिल्कुल नहीं, मतलब वो अपने आप को यहाँ पे समझ रहा है कि मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, मुझसे कोई भी खुश नहीं हो पा रहा। मैं जहर पीना चाहता हूँ तो मुझे जहर भी नहीं मिल रहा, वो भी मेरे सामने जस्ट लाइक कैंडी, जहर भी मुझ पे काम नहीं कर रहा। राइट। अच्छा, अभी अगला शेर तो मैं आपको खुद बता दूंगी कि ये किसका है। ये गालिब का शेर है। गालिब, अब आप लोगों को बेसिकली हम लोगों ने सिखाना क्या है, जो मैं बताना चाह रही थी, मैं अपने उस पॉइंट तक पहुंच गई हूँ। ये चीजें आप लोगों ने स्टडी करनी है, ये चीजें आप लोगों को आपके मेंटोर्स ने बतानी है कि कौन सी बातें किस पॉइंट के साथ रेलिवेंट है, किसकी कंटेंट की राइटिंग, किसकी स्टडी का टेक्सचर, किसकी बातों के अंदर सूफीज्म, किसकी बातों का जो बेसिकली झुकाव है वो किस तरफ है। ये बेसिकली आपको मेंटोर्स ने बताना है। अ लॉट ऑफ बुक्स वी हैव इन आवर कबर्ड्स, लाइब्रेरीज भी भरी पड़ी हैं, ऑनलाइन भी आपको सारा डाटा मिल जाता है। हमारे टीचर कहा करते थे कि जितनी मर्जी आप दूध को जो है ना वो लगाई जाए, उबाला उबाला दिलवाना, बॉईल करना, उबाल रहे हैं आप उसको, उतनी देर तक वो नहीं करेगा जितनी देर तक उसमें जाग नहीं जाएगी। अब मतलब वो उतनी देर तक दही नहीं बन सकता। जस्ट 1 स्पून, 1 स्पून आप उसमें ऐड करते हो ना दही का, तो वो जो है ना प्रॉपर दही बनता है। अब बेशक उसको बॉईल करते रहो, जितनी देर तक टीचर नहीं होगा ना आपको गाइडलाइन नहीं मिलेगी। ये तो डैम श्योर। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात रियलाइज करवाई। अब गालिब के शेर पे आते हैं। उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। अच्छा, पीएमएस के पेपर जो बनाने वाले हैं, पेपर मेकर्स, वो कभी भी ऐसा शेर नहीं उठाएंगे जिसके लास्ट पे तखल्लुस लिखा होगा। वो आपको इतना इस चीज पर कंफ्यूज कर देंगे। आपका बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कोई आपने 10 से 15 शायर पढ़े हों, 1 पेपर आपने नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर एक शायर के बारे में तमाम उसकी लाइफ हिस्ट्री बनानी है। जाके बिफोर पेपर में जाने से पहले आप 15 शायर को पढ़ के जाओ। देखें ना, शायर के नाम का आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल रहे हैं, आप वो 1 2 नंबर भी क्यों मिस करेंगे? 3 आपने अशार की तशरीह करनी है, 3 नंबर आपके फिक्स हैं। फिर आपने उसका मफहूम बताना है। लेट सपोज वो शेर जो है वो इकबाल का था, आपने लिख दिया जी गालिब साहब ये कह रहे हैं असदुल्ला जो है उनका मिर्जा बेग असदुल्ला खान था, वो इंडियन उर्दू थे, पर्शियन पोइट थे, उनका पेन नेम गालिब था, असद था, वो 1797 में पैदा हुए, 1870 में उनकी डेथ हो गई, वो बेचारे बड़े इस तरह के थे। लेकिन देखे ना वो शेर किसका है? इकबाल का। आप उसको पर्सोनिफाई किसके साथ कर रहे हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? इकबाल के साथ। टोटली आपके बताने में और उनके समझने में प्रॉब्लम आ गई। आपने नाम गलत कर दिया, वो आपका सारा मफहूम डिलीट कर देंगे, गलत कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। इन सब अशार को पढ़ना है आपने। कोई 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स को टटोल टटोल के खुद पढ़ना है। इन सब चीजों पर आपने वर्किंग करनी है। मेजर शायर को उठाना है, उनकी सारी शायरी आपने पढ़नी। मैं ये नहीं कहती कि आपको कुछ उसमें से लिमिटेड चीजें होंगी जो आपने पढ़नी है, बहुत अनलिमिटेड है इनकी पोइट्री। आपको याद करनी पड़ेंगी वो चीजें जिसमें एक शेर पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि इसका बेसिकली जो है ना इसकी रेलिवेंसी किस शायर के साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ जो भी शेयर करना था शायर तक का कर दिया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको देखें। हम नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें जो वो सही लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। मुझे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है मैं साथ साथ बता देती हूँ। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अब मैं साथ साथ बात करती हूँ जितनी देर तक मैं नेक्स्ट पेज इसका लेके आती हूँ। मैं आपको बताती हूँ भाई, राइटिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा राइटिंग मैटर करती है। जो लोग ओवर कटिंग करते हैं, कट ओवर यूज करते हैं, लिख देते हैं ये वाली लाइन गलत है, ये वाला पैसेज गलत है, 3 4 शेड्स के मार्कर ले जाते हैं वहां पे, और उनके सामने मतलब अपना इंप्रेशन इस तरह का डाल के आते हैं कि हम तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पेपर में से उनके मार्क्स काट देते हैं। आपने अपना पेपर इतना खूबसूरत बनाना है, इतना खूबसूरत बनाना है कि देखने वाला एक दफा खुश हो जाए,
खास तौर पे पीएमएस के पेपर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, ये पेपर्स हमारे चेक करते हैं प्रोफेसर्स, डिफरेंट जितने भी हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनके प्रोफेसर्स के पास हमारे ये पेपर्स जाते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी राइटिंग, आपकी कैलीग्राफी, आपका पेपर की नफासत, उसको कितने खूबसूरत तरीके से आप लेके चल रहे हो, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखें। स्टार्ट में वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगा, आपका इंप्रेशन उस पर अच्छा चला गया, इस बच्चे ने तो हर चीज में सामने वो लिखी हुई है जो इसको आ रही है, फिर आप वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डाउन कर देगा, इसकी हर चीज ठीक है। उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा आता है, लाइक आपको लगता है यार ये चीजें मैं लास्ट पे ले जाऊं, तो उसको शुरू और लास्ट थोड़ा अच्छा इंप्रेशन में दे दें। बीच में फर्ज करें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लाइक प्रेसी की समझ ही नहीं आई आपको, आपकी उर्दू बहुत वीक है, आपसे वो उसमें कट मार्क्स नहीं लगाए गए, मतलब आपने उसको नहीं किया। इसमें कटिंग होती है, प्रेसी में मोस्टली कटिंग होती है, हमें तो कटिंग के हिसाब से सिखाया था, इतनी इतनी चीजें कट करके बाकी को मैप बना के तो उसको आप वहां पे लिखते हैं। अगर आपको प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं है, आपने जुमले याद नहीं किए, आपने करेक्शन याद नहीं की, उसमें आपने अपनी मर्जी से जो है ना वो कुछ बोंगियां शोंगियां मारनी है, तो उसको मिड में ले आए ताकि उसका फोकस थोड़ा सा हट जाए। जो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह आती है उसको प्रेजेंट करके उनके सामने रखें। ये मैं पेपर की आप लोगों के सामने जो है ना वो टेक्निक रख रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रह गया है, ये आप लोग तो सारा ही देख रहे हैं मेरा पेपर जो यहाँ पे आया हुआ है, मैंने ना एक शेयर किया था इधर, स्क्रीन ऐसे शो होती है आई गेस। जी बच्चों, अभी तक सब कुछ समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? जाग रहे हो ना आप लोग? सो तो नहीं रहे? नो सर। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये शेर हैं कुछ, इन शेरों को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम लोग प्रॉपरली इस पर बैलेंस करेंगे, बैलेंस फोकस के साथ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है जी, ट्रांसलेशन करनी है। इसमें कुछ चीजें मैंने आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं डेमो क्लास के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आते, उनको होता है कि हम खुद करें। मैं ये चाहती हूँ कि चले उनके लिए भी कुछ ऐसा हो कि अगर वो डेमो क्लास में हैं तो कुछ पॉइंट्स उनके साथ शेयर किए जाएं। हमारी ना दो तरह की परसेप्शंस हैं। जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ना उस टाइम पर हमें सब कुछ समझ आ रहा है, हमें डिक्टेशन आती है, हमें वर्ड्स मीनिंग्स आते हैं, हमें डिफरेंट फिगुरेटिव लैंग्वेजेस आती है ना, बहुत सारी बातें हमने मिक्स करके लिखनी होती हैं। तो इसमें हमारे पास कॉनोटेशन और डेनोटेशन होती है। कॉनोटेशन होती है बिल्कुल एग्जैक्टली उसके मतलब, जैसे वो पिछले दिनों में तो एक बहुत जोक भी था, उसके साथ रिलेट करके चलूंगी कि सड़क पर गोलियां चल रही हैं। कौन सी गोलियां चल रही हैं? गोलियां तो कभी भी नहीं चलती। दरवाजा बंद कर देना आमना। सड़क पर कौन सी गोलियां चलती हैं? वो गोलियां और गोलियों की बात कर रहे हैं। गोलियां खाने वाली और हैं, जिस बुलेट्स जो होती हैं मारने वाली वो और होती हैं। तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन मायने बदल देती हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ट्रांसलेशन में जिन स्टूडेंट्स ने कोई 20 to 25 पैसेजेस की ट्रांसलेशन खुद की होगी, समझ के कॉन्टेक्स्ट को किस सेंस में लेकर चलना है, हमने कट टू द शॉर्ट करके बात को किस तरह से मुख्तसर करना है, वो ट्रांसलेशन कर सकेंगे। और बेसिकली इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपने उर्दू में लेके जानी है, उस बंदे ने आपका तर्ज चेक करना है, आपका एक्सेंट चेक करना है कि किस तरह से आपने ट्रांसलेशन उर्दू में, भरपूर किस्म की उर्दू में आपने कैसे उनके सामने लिखा है। एंड दैट्स इट। इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी मुश्किल आएंगे, आपकी नजर में एक वर्ड जो है ना उसका मीनिंग और है, लेकिन आप उर्दू में उसको किसी और सेंस में लेके चल रहे हो, लेकिन आपने उसका मीनिंग उस बंदे तक कन्वे बिल्कुल ठीक किया है, तो भी आप पास हो जाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल काम है इस पूरे पेपर का, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो लोग ये चीज सब कवर कर पाएंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस, बिना मेंटोर, बिना आपके पास जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके नोट्स बनाए, या बिना पिछले पेपर्स को रिवाइज किए, या जितने भी एक्सपीरियंस्ड आपके टीचर्स होंगे या आपके मेंटोर्स होंगे उनके पिन पॉइंट्स को पकड़े बगैर आप कभी भी खुद पेपर में जाके 100% जो है ना सक्सेस के साथ नहीं कामयाब हो सकते। इन सब चीजों का आपकी बैक पे होना जरूरी है। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 एक प्रॉपर गाइडलाइन, नंबर 3 आपके मॉक टेस्ट, नंबर 4 आपके राइटिंग स्टाइल्स को इवेलुएट करने के लिए कोई पर्सन जो आपको बताए कि आपकी यहाँ पे ये गलतियां हैं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस पे आती हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता इन 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 चीजों से ही मार्क्स मिलते हैं। उर्दू बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं खुद कहती हूँ बहुत इजी है,
लेकिन ये उतनी देर तक इजी है जितनी देर तक आप इसको प्रॉपर उसी गाइडलाइन के साथ पढ़ते हो। आप नहीं पढ़ते, आप रट्टा लगाते हो, आप वहां कहते हो जी मेरे पास बड़े ही हुनर है, मैं वहां जाके अप्लाई करता हूँ, ऐसे नहीं होगा। अगर आप एक शेर की तशरीह लिख रहे हो ना, तो आपको उसके नीचे कोई ना कोई एक हेल्पिंग शेर देना पड़ेगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, कोई कोटेशन वहां पर ऐड करनी पड़ेगी, कोई रेफरेंस वहां पे पुट करना पड़ेगा। ये चीजें आपके पेपर को और ज्यादा जस्टिफाई करेंगी, उसके सामने इसकी जो है ना क्लैरिफिकेशन और क्लियर करेंगी कि इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है। वो प्रोफेसर्स बेसिकली यही तो चेक करते हैं ना आप लोगों ने कैसे करना है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकूं, और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मार्जिन भी दिया है कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँ। मैंने कैलीग्राफी की स्पेशल क्लासेस ली थी अपने कॉलेज के जमाने में, तो मैं कट वाला जो मार्कर है उसके साथ नाम से लेकर हर चीज जो भी वहां पर लिखनी होती थी उसके साथ लिखती थी। हिस्सा इंशाइया कौन सा है, इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा लिख रही हूँ, मतलब प्रॉपर मैं उसको गाइड करती थी जो हमारा पेपर चेकर होता है, कि मैंने फर्स्ट पे क्या लिखा, सेकंड पे क्या लिखा, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना इजी आप उसके लिए बना देते हो ना, वो उतने इजीली आपको स्कोर बैक की शक्ल में वापस उसका आउटपुट देता है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी स्टूडेंट्स ने सारी बातें सुनी है, आवाज भी मेरी सारी क्लियर आ रही है सभी स्टूडेंट्स को। तो बाकी कोई अगर बात रह गई हो तो आप बेशक मुझसे पूछ लें जी अगर आपके बच्चे, एंड पे हो। जी बच्चे सब कुछ क्लियर हो गया? या तो होता है कि आपको सब कुछ क्लियर आ रहा है, समझ आ गई, या तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मैम से। मैम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन तो करा दें उर्दू की, चलें थोड़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, सभी सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे? सबसे पहले तो आप जाग रहे हो या नहीं जाग रहे, मुझे तो ये बता दो। स्टूडेंट्स का Yes, रिस्पॉन्स sir. है सच नहीं आ रहा ना, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है सच नहीं आ बच्चे रहा। देखें, आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मैम को कैसे पता लगेगा कि आप सुन रहे हो। थोड़ा जागो, उठो। पता है मुझे उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इतनी उर्दू बोर नहीं है। मैंने कुछ बीच में जोक्स इसीलिए, एक वो भुट्टो वाला, एक वो बुलबुल वाला, और एक ये गोलियों वाला भी मैं साथ साथ बता रही हूँ कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए मैं सबसे पहले, जाग गए क्लास। जाग रहे हैं सभी। अच्छा, सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए उन्होंने खुद कितनी प्योर उर्दू यूज की हुई है। कांट छांट से गुरेज करते हुए, आपने इसमें से कटिंग कुछ नहीं करना, आपने गुरेज करना है, नो कटिंग। वो पहले ही आपको इस चीज पर कह रहे हैं। दर्ज झैल इबारत का रवा उर्दू तर्जमा कीजिए। रवा उर्दू तर्जमा, ये 3 वर्ड्स हैं। रवा, इसमें रवानी होनी चाहिए, आपने मिक्सचर नहीं करना, लाइक किसी का सर पहले किसी का बाजू तोड़ दिया, इस तरह नहीं, रवानी होनी चाहिए उसमें। आपकी लैंग्वेज प्रॉपर उर्दू होनी चाहिए, और इसका तर्जुमा करके बताना है। आपने अपने पास से कोई नई चीज ऐड नहीं करनी। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी ना, तो मैं पहले उन्हें पूरा क्वेश्चन जो है वो सब डिवाइड करके पढ़ाती थी कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर फर्ज करें उनके सामने एक वर्ड आ गया ना, उसका मीनिंग जस्टिफाई करने के लिए वो 2 लाइनें खुद से ऐड कर देते हैं। उन्होंने कहा है ना तो इसको कटिंग करना है, आपने आपने रवानी में उर्दू की जुबान में सिर्फ इसका तर्जुमा करना है। आपसे उन्होंने कोई भी इसकी एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं की। आपके पास एक क्वेश्चन नहीं, आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस बन गए हैं। नो कटिंग, नंबर 2 उर्दू प्रॉपर रवानी के साथ, और नंबर 3 सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन, नॉट टू ऐड एनीथिंग, उन्होंने खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 8, पहला जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ना, उसमें ही हमें पता लग जाता है कि ये बेसिकली टॉपिक किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आर्ट बेसिकली हम फन को कहते हैं। आर्ट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी। इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कोई चीज किसी पर असर करती है, किसी चीज को अपनी रोशनी डालती है। लाइक फर्ज करें, अगर मुझे कोई पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब किसी से मैं इम्प्रेस हो रही हूँ, किसी के असर में मैं जा रही हूँ। आर्ट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, एक फन की वजह से आपका मुआशरा, सोसाइटी मुआशरे को कहते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय चेंजिंग, चेंज करते हुए ओपिनियंस, लोगों की राय, यानी कि सोसाइटी में कौन लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली लोग ही रह रहे हैं ना। इंस्टिलिंग वैल्यूज, इंस्टिलिंग वैल्यूज वो वाली हैं जो हम पुराने जमाने से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। जब हम लोगों ने सोशियोलॉजी सोशल वर्क पढ़ा था, तो हमने ये कबीले से लेकर तमाम स्टडीज अभी तक पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने हमें बताया था जो 2 से 3 जनरेशन एक काम कंटिन्यूसली कर लेना,
तो वो तीसरी चौथी सोसाइटी में जाकर ना प्रॉपर वैल्यू बन जाती है। प्रॉपर उसको लोग ये समझते हैं कि यार ये चीज करनी है, हमारी सोसाइटी में ये चीज है। तो आर्ट यानी कि फन एक ऐसी चीज है जो इंस्टिलिंग वैल्यूज को भी चेंज कर देता है एंड ट्रांजिएटिंग एक्सपीरियंसेस अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। अब बीच में इन्होंने एक प्रपोजिशनल वर्ड यूज किया है, ना अमंग यूज किया, ना एंड यूज किया, ना बिटवीन यूज किया, अक्रॉस किया, यानी कि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं कि ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारी सोसाइटी में हमारा जहनी बदलाव यानी कि हमारे रवैये चेंज कर देता है, हमारी वैल्यूज चेंज कर देता है, हमारे तजुर्बात चेंज करता है, दैट इज ओनली आर्ट। ये फन है जो हम पर इतना असरअंदाज होता है। अब चूंकि हमारे थिएटर्स नहीं है, हमारे ऐसे स्टेज नहीं है जिन पर हमारे सामने कुछ ऐसे जो हमारे एक्टर्स थे पुराने जमाने में, अगर कोई अच्छी बात लोगों को बताई जाती थी ना, हमने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसमें वो एक स्टेज तैयार करते थे, उसके अंदर कुछ डिफरेंट स्टोरीज होती थी, मॉरल स्टोरीज होती थी। तो वो एक ऐसा आर्ट था जिसके थ्रू कुछ लोग परफॉर्म करते थे और लोगों को कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें और कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज उनके सामने रखते थे जिससे लोग उस चीजों को अडॉप्ट करते थे। तो ये वो चीजें बता रहे हैं। अब तो खैर हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट्स को या आर्ट को इतना लोग प्रमोट नहीं करते, तो ये इस चीज की बात हो रही है। आप सब लोगों को समझ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ? देखिए मैंने हर चीज आपके सामने वही डिस्कस की है जो बेसिकली वो कहना चाह रहा है। आपने जो पेपर वहां पे करना, मैं आपके साथ पेपर की अटेम्प्टिंग टेक्निक जो है ना वो थोड़ी सी शेयर करती हूँ। जब आपने एक लाइन पढ़ ली है ना, आपका टोटली आपकी जो टेंडेंसी है, माइंड की टेंडेंसी, वो ऐसी होनी चाहिए कि ये बंदा किस चीज के गिर्द बात कर रहा है। ये सोसाइटी के अंदर आने वाली तमाम वैल्यूज, हमारे ओपिनियंस जो कि आर्ट बेस्ड होते हैं, वो किस तरह से चेंज करते हैं वक्त के साथ। अब देखें वेरिएशंस है ना, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया वाले दूसरी तरफ रह रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत सारा कल्चर सेम होगा। वो सिर्फ इसलिए सेम होगा कि एक टाइम पर हम सब लोग इकट्ठे रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिसर्च हैज शोन, अब तक की जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उसने हमें बताया है, आर्ट अफेक्ट करता है द फंडामेंटल सेंस ऑफ सेल्फ। इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, लेट्स सपोज अब मैं किसी की बात को उतनी देर तक एग्री नहीं करूंगी जितनी देर तक मेरे सामने वो प्रैक्टिकलिटी में ना आ जाए। तो आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको देखकर इंसान इंप्रेस होते हैं। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती हैं, बड़े बड़े मॉल्स में अगर हम जाएं तो हमें बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक पेंटिंग, लाइक म्यूजिक, लाइक कोई ऐसे कैरेक्टर्स। तो इन चीजों से हम इम्प्रेस हो जाते हैं बजाय किसी थर्ड पर्सन के हमें बात बताने के। इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पर। आर्ट के अंदर से आपको कोई ना कोई स्टोरी लाइन मिलती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। 2 लाइंस हमने कर ली हैं, बाकी आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, 2 बुक्स हैं, एक जनरल उर्दू है जो नॉर्मली बाजार में पड़ी हुई है, और एक कलीदे उर्दू है। कलीदे उर्दू इज द बेस्ट बुक। मैंने दोनों से ही प्रिपरेशन की थी, लेकिन मेरी कोशिश है कि ऑनलाइन या वैसे भी कहीं से नोट्स अगर मिल जाएं, तो जहां से भी आपको मिल जाए चीजें तो आप वहां से इसको गैदर करो, लेकिन कलीदे उर्दू इज द बेस्ट अच्छा बुक। अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ उर्दू के हवाले से बच्चों। उर्दू के हवाले से ऐसा मैंने अभी तक पीएमएस रेलिवेंट कोई अच्छी बुक नहीं अभी तक दरियाफ्त की, अनफॉर्चुनेटली। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है आ, वो मेरे अपने ही नोट्स हैं जो बनाए हुए हैं, या मैम के अपने ही नोट्स हैं जो मैम आपसे शेयर करेंगे। वो डेफिनेटली हमारी अपनी ही वर्किंग हुई हुई है जो आप लोगों से शेयर होगी जब आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करोगे। वो इस तरह की बनी हुई है कि आप लोगों को प्लेट में हलवा मिलेगा। यानी कि हमने डेफिनेटली साल साल बैठ के उसके नोट्स बनाए हैं, काम किए हैं, वो अपने लिए हमने बनाए थे जो अब आप लोगों के काम आएंगे पीएमएस में। और बाकी जैसे मैम ने बताया ना, जब आप ट्रांसलेशन करने लगते हो, अगर इसमें ट्रांसलेशन में अगर कोई आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली हर किसी की वोकैबुलरी या इंग्लिश का लेवल वो नहीं होता, तो आपने करना यह है कि उस लाइन को एक दफा पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, उसका क्रक्स निकाल के ना उसकी ट्रांसलेशन लिख देनी है। ये टेक्निक होती है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, आप लाइन टू लाइन या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागेंगे। एक छोटा सा टिप था। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है उर्दू रेलिवेंट, कोई क्यूरी है, तो वो पूछ लें।
सर ठीक है, फिर मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मुलाकात होगी वेरी सून। आप लोगों के साथ चल के बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग माशाल्लाह से साबित आप लोगों ने किया है कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उर्दू की क्लास में बिल्कुल ऐसे सोए हुए। सबको उर्दू आती है। अच्छा लगा आप लोगों के साथ। सर ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बच्चे, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम यहाँ यहीं इसको वाइंड अप करते हैं। सादिया आप मौजूद हैं? जी सर। ठीक है बच्चों, कल आप लोगों के साथ जीके की क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, इसी टाइम पर। आप लोगों को उसमें मजा आएगा बहुत ज्यादा जीके के, क्योंकि वो क्लास आपकी मेरे साथ और मैम ततीर के साथ होगी इंशाल्लाह ताला। वो आप इंजॉय करेंगे जीके की क्लास को। और कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं आप, वरना हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। किसी का कोई सवाल? अच्छा, दैट्स इट फॉर द डे। हम इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मिलते हैं सेम टाइम पर, फॉर जनरल नॉलेज क्लास ऑफ पीके PMS। ओके, थैंक यू एवरीवन।